के स्टेडियम में होगा योगी आदित्यनाथ का राज तिलक। 45,000 लोगों की न्योता देने की तैयारी। राहुल, सोनिया, अखिलेश को भी भेजा जाएगा निमंत्रण। चुनावी हार की समीक्षा में जुटी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने नियुक्त किए 5 नेता, हो सकते हैं कई बदलाव। बिहार में आज से टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की घोषणा। राज तिलक की तैयारी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और राज तिलक को लेकर बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं। यूपी में नए मंत्रिमंडल और सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में शपथ लेने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं विपक्षी नेताओं को भी दिया जाएगा आमंत्रण। तो विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें भी आमंत्रण दिया जाएगा। दरअसल प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह जल्द होने वाला है। जगह की तलाश पूरी हो गई है। देखिए, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम का पूरा नाम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम है। और इकाना स्टेडियम विश्व के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर आज भी दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग होने वाली है। देखिए, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। बैठक के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो यूपी में नए मंत्रिमंडल और सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। देखिए, एक भव्य तैयारी की जा रही है योगी आदित्यनाथ के राज तिलक को लेकर। और राज तिलक लखनऊ में होगा, इकाना स्टेडियम। अपने आप में ये एक बड़ा स्टेडियम है। अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम जो है उसमें दरअसल ये स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। और इसी भव्य स्टेडियम में 45,000 लोगों की क्षमता के साथ योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। शपथ समारोह कार्यक्रम 21 फरवरी को होगा। और आयोजन के लिए जगह तलाश ली गई है। विपक्ष के भी तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, कई दिग्गज नेता बीजेपी के तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ विपक्ष के भी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, इनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो सकती हैं। बसपा सुप्रीमो को, मायावती को भी बुलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो राज तिलक है उसकी तैयारी अब जोरों शोरों पर। आज एक आखिरी दौर की हम कह सकते हैं कि मीटिंग होने वाली है। कई सारे मंत्रिमंडल में जो शामिल होने वाले नए मंत्री हैं उनके नामों पर मोहर लग चुकी है। लेकिन बैठक
कुछ अहम मुद्दों को लेकर हो रही है। नए मंत्रिमंडल का गठन करना है, 2.0 सरकार बीजेपी की फिर से उत्तर प्रदेश में और साथ ही 4 राज्यों में। तो 4 राज्यों की बात अगर हम करें तो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई और जीत। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी का रुख करेंगे, अधिक जानकारी लेंगे। राजेश जी, योगी आदित्यनाथ के राज तिलक को लेकर भव्य तैयारी हो रही है और यह भी माना जा रहा है कि विपक्ष भी इस राज तिलक में शामिल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक सरकारी कार्यक्रम हुआ है और इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद होंगे। सेंट्रल कमेटी के जो लीडर हैं वो भी रहेंगे और स्टेट लेवल के जो लीडर हैं वो भी रहेंगे। इस मंत्रिमंडल में पहले फेज में योगी आदित्यनाथ के साथ कितने लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस पर भी विचार किया जा रहा है और मंथन का दौर लगातार जारी है। साथ ही साथ विपक्ष का जहां तक सवाल है, विपक्ष के तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा जाता है और ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या फिर अन्य विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं, वो शामिल होते हैं। ये अनिवार्य। ये एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि देखिए, दिल्ली में लगातार जो बैठक है, बैठकों का दौर जारी है। ये जो कई दफे बैठक हो रहे हैं, आज भी अहम बैठक है, इतने सारे बैठकों के क्या मायने निकल रहे हैं? आखिर इतने बैठक क्यों किए जा रहे हैं? क्या कुछ अहम फैसले, क्या कुछ अहम निर्णय लेने की कोशिश इस बैठक के जरिए? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लीडर हैं वो बैठ रहे हैं इसलिए कि जो नई सरकार जो शपथ लेगी 21 तारीख को, उसका मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे। पिछले बार आपने देखा था कि 2 डिप्टी सीएम शामिल थे। इस बार जो उसमें से एक डिप्टी सीएम चुनाव हार चुके हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, अब नया चेहरा कौन हो सकता है, क्या खबर यह भी है कि 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम भी शामिल किए जा सकते हैं। तो ये तमाम स्थिति है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें नए चेहरे कौन से होंगे, पुराने चेहरे को क्या रिपीट योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, तो इसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं। सेंट्रल कमेटी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो इस पर विचार कर रही है और ये योगी आदित्यनाथ के बीच में एक तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री जो नए मंत्रिमंडल के साथ कार्य करेंगे उनका क्या एजेंडा होगा और नए मंत्रिमंडल में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनकी क्या भूमिका होगी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ सरकार जिस मुद्दे पर चुनाव जीत कर आई है उन मुद्दों को लेकर कैसे नए मंत्रिमंडल के साथ योगी आदित्यनाथ आगे कार्य करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता इस पर बैठक कर रहे हैं। एक और सवाल लेना चाहेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को भी आमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन ये कितना दिलचस्प होता है कि जब आप उस पार्टी से हारते हैं और आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की यह भी एक खूबसूरती है। लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी खुद देखिए, चुनाव हार और जीत का मसला ये जनता तय करती है और जनता जिस मुद्दे को स्वीकार करती है उस मुद्दे से या उस विचारधारा से जो जुड़ी हुई पार्टी है उसको उसे चुनाव में जिताती है। तो ये अलग इशू है कि हार जाना और जीत जाना अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। और जो वहां उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो अखिलेश यादव सपा को एक बेहतरीन आप कह सकते हैं स्वीप मिला है, एक जंप मिला है। तो अखिलेश यादव भी वहां होंगे और साथ ही साथ सपा के तमाम जो जीते हुए विधायक होंगे उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। और इसके अलावा कांग्रेस या बसपा से जो जीते हुए लोग हैं या जो अन्य निर्दलीय हैं जीते हुए लोग हैं, वो तमाम लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल भवन के द्वारा ये जो कार्ड जारी किया जाता है, ये राज्यपाल भवन के द्वारा कार्ड जारी किया जाता है और ये तमाम कार्ड उन तमाम विधायकों के यहाँ पहुंचेगा और ये तमाम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्टेट के जो गणमान्य लोग हैं, अलग अलग विधा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यह हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हार और जीत अलग मसला है, लेकिन जब हम सरकार चलाने की बात होती है या संस्था चलाने की बात होती है तो उस मुद्दे पर देश हित में, राज्य हित में, समाज हित में हम सब एक होते हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। पूजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी तमाम जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह 21 को होने वाला है। 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ जो है
वो उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और देखिए, मंथन बीजेपी में जारी है, बैठक लगातार जारी है और नामों पर फैसले जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं। आज फिर एक बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस बैठक में अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और 21 तारीख के भव्य राज तिलक के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस अब मंथन में जुटी हुई है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है कि आखिर ये हार हुई क्यों है, हार का कारण क्या है। सोनिया गांधी ने समीक्षा के लिए 5 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। 5 राज्यों में हार की समीक्षा जो 5 ये नेता हैं वो करेंगे। समीक्षा के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ संगठनात्मक बदलाव हो सकते हैं। तो संगठनात्मक बदलाव को लेकर जो कांग्रेस है वो अब जुट चुकी है, बैठक लगातार हो रहे हैं। और देखिए, ये भी माना जा रहा है कि क्या ये जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी इसमें संगठन में एक बड़े बदलाव होंगे, क्या नेतृत्व में कोई परिवर्तन किया जाएगा और कैसे युवाओं को साधने की कोशिश। और ये भी बातें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि इस बार युवाओं को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है। मिर्जापुर के नगर विधायक पंडित रत्नकर मिश्रा अपने समर्थकों के साथ द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने पूरे हॉल को ही बुक करवा लिया। विधायक ने कहा कि वो अपने समर्थकों के साथ नहीं बल्कि देशभक्तों के साथ फिल्म देखने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह फिल्म देश हित में है, इसलिए सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस सरकार में हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। के साथ क्या, देशभक्तों के साथ आए हैं देखने। संदेश यही है कि कश्मीर में उस समय जो अत्याचार हुआ था उस समय कांग्रेस शासन थी। अभी हम देखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या अत्याचार लोगों के साथ हुआ था, इसलिए हम भी आए देखने। लोगों के साथ सुन रहे थे कि अत्याचार हुआ था, वही अभी देखकर तब बताएंगे इसके आगे क्या हुआ है। टैक्स फ्री भी हो गया है जी, हाँ, टैक्स फ्री हुआ है, ये देश के हित में है, इसलिए सरकार ने मेरी इसको टैक्स फ्री किया है। क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या कहना चाहेंगे? जनता से देखें कि पहले की सरकारें ने क्या अत्याचार जनता के साथ करा। यूपी के बस्ती से जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने बच्चे को जन्म देने के बाद जमीन के भीतर दफन कर दिया। जिसके बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उधर से गुजर रही महिला ने जाकर देखा तो नवजात का आधा शरीर जमीन के अंदर तो आधा बाहर पड़ा मिला। महिला ने इसकी सूचना जिला अस्पताल में संचालित पुलिस चौकी को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस वालों ने उसे निकलवा कर चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया। बता दें कि डॉक्टर और स्टाफ के प्रयास से नवजात की जान सुरक्षित बचा ली गई है। मैं ड्यूटी पे था, इमरजेंसी ड्यूटी पे। अभी पुलिस वाले एक दिन के बच्चे को जो न्यू बॉर्न था और जो है बिल्कुल नाल के साथ ही आया था, ऐसा लग रहा था कि तुरंत का डिलीवर हुआ हो। जिला अस्पताल कैंपस में ही जो पुलिस चौकी है उसके बगल में पड़ा हुआ था मिट्टी की ढेर। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज बजट सत्र का 14वां दिन है। 2 दिन हंगामे के बाद आज सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चल रही है। प्रश्नकाल में आज कई विभागों के प्रश्न और उस पर विभागों के मंत्रियों का जवाब आ रहा है। इससे पहले सदन की कार्यवाही पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई विवाद के कारण नहीं चल पा रही थी। होली और बिहार दिवस की लंबी छुट्टी से पहले आज विधानसभा की कार्यवाही हो रही है। आज के बाद फिर 23 मार्च से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग के प्रश्न लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं। दूसरे हाथ में विभागीय बजट पर चर्चा की जाएगी। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उत्कर्ष, 2 दिनों का विधानसभा सत्र जिस तरीके से बाधित रहा, उसके बाद आज से कार्यवाही सुचारू रूप से जारी है। कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है, क्या कुछ अपडेट?
विधानसभा का जो सत्र था वो स्थगित हो गया, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही थी, इसको लेकर सदन नहीं चलने दिया। हालांकि आज जब सुचारू रूप से 11 बजे से सदन शुरू हुआ तो विधानसभा स्पीकर ने सदन को चालू कर दिया है। बताते चले कि कई सारे विभाग को लेकर बातें हैं, भूमि राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, इन तमाम विभाग के सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि 2 बजे के बाद जब प्रश्नोत्तर काल खत्म होगा तो बजट पर चर्चा होगी, जिसमें जो सबसे ज्यादा समय विपक्ष को दिया गया है, क्योंकि विपक्ष सबसे बड़ा पार्टी है। बिहार में 75 सीट है तो 75 मिनट दिया गया है। उसके बाद इन्हीं तमाम बातों पर फिलहाल चर्चा होगी। पूजा, टाइम दिया गया है। आज क्या लगता है विपक्ष की तरफ से क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं जो इस बार उठ रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए कुछ जो रोज जो सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर थोड़ी देर पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की जो मुख्यमंत्री राजद की नेत्री हैं, उपनेता हैं राबड़ी देवी, उन्होंने भी बयान देते हुए कह दिया है कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल को फ्री करने की बात सरकार कह रही है, बेरोजगारों को नौकरी दे दे तो ज्यादा फायदा होगा लोगों को। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल को फ्री कर रहे हैं लेकिन गोधरा कांड पर भी फिल्म बनाए और उसको भी फ्री करके दिखाएं, तब हम बात मानेंगे। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज 14वां दिन है और आज कार्यवाही सुचारू रूप से जारी है। बिहार में आज से फिल्म द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो गई है। सिर्फ 20 करोड़ की लागत से बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉलीवुड के दिग्गज माने जाने वाले बॉलीवुड मेकर्स और स्टार्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए ये फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के द्वारा बनाई गई है और हर दिन ये फिल्म अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो 5वें दिन की जो कमाई है चौथे दिन से ज्यादा है, 20% ज्यादा, और इस फिल्म ने बॉलीवुड के कई दिग्गजों की फिल्म को पीछे कर दिया है, जिसमें अक्षय कुमार, आलिया भट्ट की फिल्म शामिल है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राजद के विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बजट सत्र के दौरान कहा कि सरकार के द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिल्म नहीं देखते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर बयान दिया है। अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने जिस तरीके से आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर नेता प्रतिपक्ष मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसके बाद इस पर भी उन्होंने बयान दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये तो नेता प्रतिपक्ष ही निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर बयान दिया है, जरा सुनिए। को लेना है, इसमें हम कोई राय नहीं हमारी है और ना हम पिक्चर देखते हैं। क्या सरकार निर्णय करती है वो सरकार जाने और वो जाने, हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। क्योंकि आपने सदन को देखा है और माननीय विधायकों की जिस तरह से लात जूतों से मारा गया है, आप लोग गवाह हैं। आपको तो ये चलाना चाहिए कि जो उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो सरासर गलत है और सदन के विधायकों को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, मारा पीटा गया, वो काला अध्याय काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ऊपर का मामला, ये ऊपर का मामला हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। कौन सीएम रहेगा, कौन सीएम नहीं रहेगा, किसको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को लोजपा रामविलास का भागलपुर जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। आलाकमान से डिप्टी मेयर को होली के पहले इस तोहफे से पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर राजेश वर्मा को बधाई दी। जिलाध्यक्ष बनने के बाद डिप्टी मेयर ने कहा है कि उनका लक्ष्य सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी के संकल्प और लक्ष्यों को पूरा करना है और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे इसे पूरा करेंगे। उन्होंने अपने तरफ से आज शायद जो है प्रदेश कमेटी में और ऊपर में वक्त पूर्ण रूप से नहीं देने की बात वहाँ पर रखी है कि उनकी अपनी कोई व्यवस्था होगी, जिसके बाद पार्टी के आला कमान ने मुझे जवाबदेही दी है। तो मैं इसके लिए पूरे प्रदेश की टीम का और जो हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं उनका भी मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया, उन्होंने भी अपने तरफ से खगड़िया के रागपा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष होली का सामान खरीदने बाइक से जा रहे थे, तभी ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई जिससे उनकी मौत हो गई है। इधर मौत से जिले में शोक संवेदना का दौर शुरू हो गया है। जिले के सभी नेता और गणमान्यों ने शोक प्रकट किया। लगातार टेम्पो एक्सीडेंट हो रहा था, वहाँ भी ट्रक खड़ी रहती थी हमेशा
इसकी शिकायत प्रशासन को किया गया कि सर खड़ी रहती है, उसके चलते लोग को दिखाई नहीं पड़ता और एक्सीडेंट होता है। तो आज पूरा खगड़िया की जो भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है उसके लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है और जिसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरा खगड़िया के जो भी सामाजिक लोग हैं उनके परिवार के साथ हैं और संजय भाई का जाना हमारे खगड़िया की क्षति है, सामाजिक कार्यकर्ता की क्षति है, राजनीतिक। रात्रि ड्यूटी करने के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के क्रम में सफाई कर्मी की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि अन्य सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में शव को रखकर हंगामा किया और उन्हें 25 लाख का बीमा, बच्चों की स्थायी नौकरी और दाह संस्कार के लिए राशि की मांग की। को नाइट ड्यूटी दिया गया था, ये 8 दिन से नाइट ड्यूटी कर रहे थे, कल रात में ड्यूटी कर रहे थे। जो कि इंस्पेक्टर जो आरक्षण जो कहा जाता है वो नहीं रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं, एक रहते हैं, 8-10 कर्मचारी रहता है, एक सुपरवाइजर क्या करेगा। ये रोड पर काम करते, पीछे से आया बोलेरो वाला मार के चला गया, लेकिन इंस्पेक्टर फरार है। सर मेरी मांग है कि तत्काल इनको नौकरी दिया जाए इनका बच्चा का। ये चले गए तो बच्चा लोग क्या खाएगा। देखिए काम करने के दौरान इनको काम करवा रहे थे, सुपरवाइजर हैं, काम करने के दौरान इनको एक्सीडेंट हो गया है और हम लोगों का मांग है कि इनका परिवार का मुआवजा हो। ये दैनिक कर्मचारी हैं। सहरसा के महिषी थाना क्षेत्र में 2 वाहनों में भीषण टक्कर हुई, जिसमें कार सवार एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद जख्मी चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। एक बच्ची की मौत हुई है, 2 घायल। क्या घटना घटी? पटना से होली की छुट्टी में स्कॉर्पियो से घर आ रहा था और बलवाहा पुल के पास लगभग 5 बजे सुबह में पिकअप और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 2 घायल, 1 मौत और सहरसा सदर हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा में लाया गया है। एक बच्ची की मौत हुई है, 2 घायल। क्या घटना घटी? पटना से होली की छुट्टी। पटना सिटी में काफी लंबे इंतजार के बाद इस बार लोग सार्वजनिक रूप से होली मना रहे हैं। कोरोना की वजह से लगभग 2 साल के लंबे अंतराल के बाद लोग एक दूसरे से मिलकर होली का पर्व मना रहे हैं। इस मौके पर होली मिलन समारोह में लोग होली की मस्ती में डूबे हुए नजर आए। इस दौरान पूर्व मुखिया विनय भूषण उर्फ मंच यादव की तरफ से गाने बजाने का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गायक विश्वनाथ यादव ने होली के गीत गाकर सबके मन को मोह लिया। देखिए लोगों में बहुत उत्साह है और हम लोग मैसेज ये देना चाहते हैं कि खुशी का त्यौहार है, खुशी से सब लोग मनाएं और रंग बिरंगा होली है। हम लोग एक साइट है हम लोगों का और जेटली सब स्कूल के बगल में, उसी का हम लोग प्लॉटिंग की है। उसी पे हम लोग जमीन खरीदने वाले लोग भी हैं और ब्रोकर भी है, सब लोगों के साथ मिलकर के हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ हम लोग कार्यक्रम खाना पीना के साथ में और रंगारंग कार्यक्रम भी इसके साथ में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।